3 बाल विवाह वाली बहुओं की ठंड। अरे तुम तीनों को मैंने कल ही काम बांटे हैं, फिर भी मेरा काम समय से क्यों नहीं पूरा हुआ? वो माँ जी, चांदनी अभी रसोई के कामों को करने के हिसाब से बहुत छोटी है, इसीलिए मैं आज लकड़ियाँ लाने की बजाय पहले उसकी मदद करने लग गई थी। अच्छा, बहन पर इतनी दया आ रही थी कि अपनी सास के बताए हुए कामों को ही भूल गई और पहले उस 8 साल की ढोर की मदद करने चली गई। माँ जी, चांदनी अभी सिर्फ 8 साल की है, वो कामों को कर लेती है, यही बड़ी बात है। अच्छा, तो अब तू मुझसे भी जबान लड़ाएगी? अरे अगर इतनी छोटी है तेरी बहन तो तेरी माँ ने इसकी शादी ही क्यों की? न जाने मेरे ही नसीब में ये मोटे दिमाग की बहुएं क्यों थी। एक भी काम मेरे घर का समय रहते पूरा नहीं होता। अभी खाना बन गया है तो अब भी बर्तन नहीं धुले होंगे। चंचल ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसे महक दिखाई दी। ओह, अरे ओ महक। जी सासू माँ। चूल्हे चक्के के बर्तन धुल गए क्या? जी नहीं सासू माँ। अभी नहीं धुले? तो इतनी देर से तू कौन से बिजनेस चला रही थी? वो माँ जी मैं। अरे तीनों की तीनों बहनें एकदम बेकार हो। न जाने मेरी मत मारी गई थी जो मैं तुम्हें अपने बेटों की बहू बना कर ले आई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, जाकर जल्दी से काम निपटाओ। और हाँ, एक बात बोल दूं, तुम्हारी सबसे बड़ी वो बैल बहन कहाँ है? सबसे बड़ा बैल? हाँ, चांदनी, वही तो है सबसे बड़ा बैल जिसे कुछ भी करना नहीं आता। आपने मुझे क्या बुलाया सासू माँ? ओह लो, आ गई सरकारी बैल। आजा इधर आ, तेरी ही कमी थी। अब जब तुम तीनों ही बहनें यहाँ हो तो मैं एक बात बता दूं, कल से तुम तीनों में से कोई भी अपने कामों के सिवा दूसरे के कामों को नहीं करेगी। शकुन, तेरा काम बाहर से लकड़ियाँ लाना और सारे बाहर के काम करना है। महक, तू बर्तन साफ करेगी और कपड़े धोगी। हाँ, सभी पानी के काम तेरे ही हाथों में रहेंगे। और तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना, तो तू वही बनाएगी। तू ही सभी के लिए खाना बनाएगी। मुझे पता है कि तू नाबालिग है कि नहीं, लेकिन अब तू मेरी बहू है, तो बहुओं वाले काम करने सीख, समझी? चंचल ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। तीनों नाबालिग बाल विवाहित बहनें अपने सास की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गईं। चांदनी, तू रसोई संभाल पाएगी? अब जब शादी हो गई है तो करना तो पड़ेगा दीदी। अच्छा, इस सर्दी में चांदनी को चूल्हे की गरमाई का काम मिला है, वरना मुझे देखिए सारे पानी के काम मुझे ही करने हैं। हाँ, अब हम क्या ही कर सकते हैं। जिस उम्र में लड़कियों के पाँव खेल की तरफ को चलते हैं, उस उम्र में हमारा विवाह हो गया। ऊपर से हमारी सास इतनी बेदर्द है कि वो हमारे ऊपर सर्दी में भी तरस नहीं खाती है। हाँ, सही कहा दीदी, लेकिन हमारा बाल विवाह करना हमारी माँ की मजबूरी थी। माँ, क्या बात है, आप सुबह से इतनी बिजी क्यों हो? मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आज तुम्हारी भलाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यह भी थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन तुम्हारे बाबा का अब तुम्हारे सर पर साया नहीं है और मेरे घर पर तुम तीनों का बड़े घराने से रिश्ता आया है। क्या? इसका मतलब माँ, आप हमारी नाबालिग उम्र में ही हमारा विवाह कर दोगी? हाँ मेरी बच्ची, घबरा मत, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मुझे यकीन है कि तुम उस आंगन में बहुत खुश रहोगी। और तुम्हारे बाबा भी अब जिंदा नहीं है, तो मेरे भी सर से तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी उतर जाएगी। माँ ने हमारी शादी इसीलिए कर दी क्योंकि हमारी सास ने किसी दहेज की मांग नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ आकर तो हमारा चैन, सुकून, सब सांस लेना भी दूभर है। अरे अभी तक तीनों काम पर नहीं लगी? जी सासू माँ, हम बस अभी लग रहे हैं। तीनों बहनें अपनी सास के बताए हुए आदेशों पर काम करने लगी। ठंड में ढलते हुए सूरज के वक्त शगुन जंगल से लकड़ियां लेने निकल गई। कितनी सर्दी है, अब तो कोहरा भी पड़ रहा है। सर्दी। बेचारी शगुन ठंड में बस अपनी सास की खातिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सर्दी। अरे ओ, ज्यादा सर्दी मत कर, ये ले,
ये शुद्ध देसी घी के हलवे की कढ़ाई है, इसे भी माज माज कर साफ कर। और हाँ, थोड़ी सी भी चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है। बेचारी महक बर्फ से ठंडे पानी से बैठी हुई बर्तनों को साफ कर रही थी, और वही नन्ही चांदनी। मुझे आग का काम मिला है, लेकिन ये चूल्हा घर के बाहर क्यों है? मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। अरे जल्दी जल्दी रोटियां बेल, मुझे भूख लगी है। और हाँ, रोटी गोल होनी चाहिए, तेरी शक्ल की तरह आड़ी टेढ़ी नहीं। चंचल ऐसे बोलती हुई घर के अंदर आ गई। तीनों कच्ची उम्र की लड़कियां अपनी ससुराल में अपनी समझ के हिसाब से जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन उन्हें इस सब का कोई सिला नहीं मिलता था। पूरे मोहल्ले में भी बाल विवाहित बहुओं का बस एक चंचल का ही घर था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोज की तरह ही आज भी चंचल अपनी नाबालिग बहुओं को डांट रही थी। ये कैसे कपड़े धोए हैं? हाथों में दम नहीं है क्या? वो माँ, सर्दी की वजह से मेरे हाथ चल नहीं रहे थे। अच्छा रुक, अभी तेरे शरीर में गर्मी पैदा करती हूँ। चंचल ने ऐसे बोलकर झाड़ू उठा ली कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही उसकी बहू ने दरवाजा खोला तो सामने ही पुलिस और एक उनकी पड़ोस की ही लड़की खड़ी हुई थी। पुलिस! अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं छोरियों, अब अग्नि आ चुकी है। अरे कौन आया? पुलिस? जी हाँ, इस मोहल्ले में तुम ही हो ना जो 18 से कम उम्र की लड़कियों को बहू बनाकर लाई हो? जी, ये ना वही हैं जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों से काम करवा रही हैं। अरे तू मेरी पड़ोसन की बेटी है ना? जी, मैंने आपकी इन लड़कियों पर सभी अत्याचार देखे हैं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हथकड़ी डालो इनके। एक मिनट, जरा मुझे बताएंगे कि मुझे किस आरोप में जेल ले जाया जा रहा है? ओए मोटी खोपड़ी, नाबालिग लड़कियों से शादी करवाकर तू इन पर जुल्म करती है, इस आरोप में। जरा सोचिए तो सही, आपने उस उम्र में, जिस उम्र में इनके कदम आजाद होने चाहिए थे, उनके पाँव में पायल नाम की बेड़ियां पहना दी। जिस उम्र में इनके हाथ कलम पकड़कर देश का नाम रोशन करते, उस उम्र में आपने इन्हें घर गृहस्थी में उलझा दिया। क्या इन नन्ही जानों की इतनी बिसात है कि ये घर बार संभाल पाए? अभी तो इन्हें अपने पाँव पर खड़ा होना सीखना है, तो इस उम्र में ये घर बार को सही से कैसे चला पाएंगी? इनकी जगह जरा खुद को रखकर देखिए। चंचल ने कुछ देर को सोचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सही कह रही हो, मैं ये क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करूंगी। जैसे मैंने अपने बेटों को पढ़ने भेजा हुआ है, वैसे ही अब मैं इन्हें भी पढ़ाऊंगी, और जब ये जवान हो जाएंगी तब फिर से इन्हें अपनी बहू के रूप में लेकर आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मुझे अब कोई भी शिकायत मिली तो तेरी चमड़ी को शरीर से खींच लूंगी। अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चंचल की बात पर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगी और थाने लौट आई। फिर क्या था, चंचल ने अपनी बहुओं को शादी के बंधन से आजाद करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा, और जब उसके बेटे और तीनों लड़कियां जवान हो गईं तो उनकी फिर से शादी करवाई और उन्हें खुशी से अपनी बहू के रूप में वापस ले आई। गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा। सुमन, खाने की थाली लगा दी क्या? हाँ आशा दीदी। आशा और सुमन खाने की थाली लेकर सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए कपड़े सी रही अपनी गरीब दर्जी भाभी के पास आती हैं। बस बबीता भाभी, चलिए खाना खा लीजिए। मैं बाद में खा लूंगी आशा, अभी मुझे कपड़े सीने दो, दोपहर तक इसे सिलकर ग्राहक के घर पहुंचाना है, इसे सिलना बहुत जरूरी है। मगर हमारी प्यारी दर्जी भाभी, इन सबके साथ शरीर देखना भी जरूरी है, दिन भर आप कपड़े सीने में ही लगी रहती हैं। सुमन, अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी कपड़े नहीं सिलेगी तो अपनी 5 ननद की विदाई कैसे करेगी? ये कहते हुए बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों नंद निशा, प्रीति, अनु आती हैं। बबीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। अरे निशा, तुम्हारा सूट तो फट गया है। भाभी, हम दोनों के भी सूट फट गए हैं, हमारे पास पहनने की बस 2 ही जोड़ी सूट है, दोनों खराब हो गए। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं। भाभी, आप हम तीनों के लिए एक नया सूट सिल दो। अनु, तुम तीनों तो जानती हो ना, भाभी सारा दिन कपड़े सिलकर जो भी कमाती हैं वो घर का राशन पानी चलने में खर्च हो जाता है, और अभी मनोहर भैया के पास कोई भी काम नहीं है। सॉरी आशा दीदी। अनु, तुम चिंता मत करो, मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, उससे तुम तीनों के लिए सूट सी दूंगी। शुक्रिया भाभी, हम चलते हैं। ये कहानी है गरीब दर्जी बबीता की, जिसकी 5 ननद हैं।
कहते हैं बबीता का पति मनोहर पढ़ा लिखा नहीं था। पिछले कई महीने से उसके पास कोई भी काम नहीं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गरीब दर्जी बबीता दिन भर कपड़े सिलती है। कपड़े तो सिल गए, अब जल्दी से जानवी जी को दे आती हूँ। जैसे ही बबीता घर से निकलती है तभी औरतों के झुंड में बैठी सावित्री उसे टोकती है। और यो बबीता, ठहर जरा। जी काकी। क्यों री मर जानी, अरे कब भी आएगी अपनी 5 ननद को? आशा तो 28 की हो गई हो। अरे देने को दहेज वहेज नहीं तो एक जोड़े में ही विदा कर दे। दिन भर को ले आम घूमती, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरी ननदों के साथ फिर इससे पहले अपना बोझ उतार दे। लोगों की ताने भरी बातें सुनकर बबीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। बस काकी, मेरी 5 ननद मुझ गरीब दर्जी भाभी के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बस कीजिए, आप लोगों को किसी गरीब के घर की इज्जत उछालने में क्या मजा आता है। बबीता, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, चलो। घर आकर बबीता बहुत रोती है। बबीता, संभालो खुद को। मैं क्या करूं जानवी जी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब मुझ गरीब दर्जी भाभी को अपनी 5 नंद की शादी की चिंता नहीं सताती। कितने रिश्ते देखे, कितने रिश्ते ढूंढे, मगर दहेज की वजह से कहीं बात नहीं बनती। बबीता, मेरी नजर में तुम्हारी 5 ननद के लिए रिश्ते हैं, मैं बात बढ़ाती हूँ। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी जानवी जी। थोड़े दिन में जानवी बबीता के घर रिश्ते वालों को भेजती है। बबीता उन्हें चाय नाश्ता कराती है। माँ जी, आपने कुछ खाया नहीं, आपको मेरी 5 ननद पसंद तो है ना? देखो बबीता बेटी, मुझे तुम्हारी 5 ननद पसंद है, तुम तो बस इन्हें एक जोड़ी में भेजने की तैयारी करो। देखो बेटी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस इतना कर देना कि मेरे आए हुए बारातियों का अच्छे से खाना पीना हो जाए। जी जरूर। अपनी 5 ननद की शादी पक्की हो जाने के बाद बबीता दिन रात कपड़े सीती है। अब शादी की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है। भाभी, कुछ दिनों बाद हम 5 पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर उस गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम 5 की नोक झोंक भरी यादें जो हैं इस घर में। बबीता भाभी, आप हम 5 को कैसा ब्राइडल लहंगा दिलाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगे चले हैं। सोनम कपूर ने तो अपनी शादी में सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा पहना था। ब्राइडल लहंगे को लेकर अपनी तीनों छोटी ननद के अरमान देखकर बबीता चिंता में आ जाती है। तभी सुमन और आशा उसका मन पढ़ लेती हैं। प्रीति, अनु, निशा, बबीता भाभी हमारी शादी कर रही, यही बड़ी बात है। अभी खाने पीने और बाराती के स्वागत का खर्चा भी देखना है। ऐसे में हमारे लिए महंगा ब्राइडल लहंगा कहाँ से लाएंगी भाभी? अब आशा, मैंने तुम 5 के लिए ब्राइडल लहंगे का ऑर्डर दे दिया है, शायद बन गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। मुझे माफ करना आशा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मगर मैं अपनी 5 ननद का ब्राइडल लहंगा पहनने का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। बबीता घर से निकलकर कई ब्राइडल लहंगे के शोरूम में जाकर दाम पता करती है और फिर निराश होकर दूर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भगवान जी, मेरी 5 ननद की शादी है मगर मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से शादी की दावत खिलाऊंगी मैं लोगों को? मेरी ननद अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना चाहती है और मैं गरीब उनके अरमानों का ब्राइडल लहंगा भी उन्हें खरीद कर नहीं दे सकती। माँ जी, आज जिंदा होती तो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करती। मैं अपनी ननद की जिम्मेदारियां निभाने में चूक गई माँ जी, मैं उन्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाई। तभी जैसे ही उसके आंसू बंजर पेड़ के जड़ों में गिरते हैं वो एकदम हरा भरा हो जाता है। बबीता, तुम क्यों रो रही हो? ये किसकी आवाज है? कौन पुकार रहा है मुझे? तभी पेड़ से एक लाल पोटली गिरती है। बबीता, ये मेरी आवाज है। मैं सालों से एक ऋषि के श्राप में था, मगर तुम दिल की सच्ची हो, इसलिए तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं फिर से हरा हो गया। ये लो, इस पोटली में जेवरात और पैसे हैं, इससे तुम अपनी 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा खरीद लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। बबीता अपने आंसू पोंछ कर पैसे लेकर बाजार में जाती है और लहंगा बनाने का सबसे महंगा, सुंदर और मखमली कपड़ा, गोटे, मोती खरीद कर घर आती है।
भाभी कहाँ रह गई थी आप? और भाभी आप तो हमारा ब्राइडल लहंगा लेने गई थी ना? चिंता मत करो मेरी प्यारी ननद, शादी 2 दिन बाद है, तुम सभी को तुम्हारा ब्राइडल लहंगा मिल जाएगा। अपनी सभी ननद के सो जाने के बाद वह गरीब दर्जी भाभी रात में जाग कर ब्राइडल लहंगा सिलती है। भगवान की दया से एक ब्राइडल लहंगा सिल गया। इसे पहनकर मेरी ननद लाखों में एक लगेगी। अभी तो आधी रात और बाकी है, एक और ब्राइडल लहंगा सी लेती हूँ। इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद बबीता 5 ननद का ब्राइडल लहंगा सिलकर उन्हें शादी के दिन देती है। ये लो मेरी 5 ननद, तुम सबका ब्राइडल लहंगा। ब्राइडल लहंगे देखकर 5 बड़ी खुश होती हैं। वाओ बबीता भाभी, दिस इज सो प्रिटी। सचमुच भाभी, ये ब्राइडल लहंगा बहुत ही खूबसूरत है। मगर भाभी, ये ब्राइडल लहंगे तो देखने में बड़े ही महंगे लग रहे, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? अरे मेरी प्यारी ननद, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और उसमें अपनी अरमानों को पूरा जरूर करना चाहिए। और वैसे भी ये ब्राइडल लहंगा खरीदा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गरीब दर्जी भाभी ने खुद अपने हाथों से सिला है। ये सुनकर 5 की आंखें भर जाती हैं और वह बबीता के गले लग जाती हैं। चलो मेरी प्यारी नंद, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी। मैं बाकी का इंतजाम देख कर आती हूँ। इसके बाद 5 अपना अपना ब्राइडल लहंगा पहनती हैं और बबीता उन्हें सजाती धजाती है। जरा देखो तो कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरी ननद लाखों में एक लग रही हैं, किसी की नजर ना लगे। भाभी आप रो रही हैं? हाँ, मेरी 5 ननद अपनी गरीब दर्जी भाभी से दूर जो जा रही है। ये घड़ी ही ऐसी होती है, इसमें मिलन और जुदाई दोनों का संगम होता है। अच्छा अब चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। बबीता आंसू पोंछकर उन्हें मंडप में लाती है, जहां पूरा गांव, जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, वह सभी उसकी 5 ननद के ब्राइडल लहंगे को और बड़ी धूमधाम से की गई शादी को देखते रह जाते हैं। इसके बाद 5 अपने गरीब भाई भाभी का आशीर्वाद लेती हैं। जीती रहो मेरी बहनों, भगवान तुम 5 को हर खुशी दे। अच्छा भैया, अच्छा भाभी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। बबीता भाभी शुक्रिया हमारे लिए इतना सब करने के लिए, भाभी होकर भी अपनी 5 नंद के लिए माँ का दर्जा निभाने के लिए। बस तुम सब खुश रहना। उस गरीब दर्जी भाभी की 5 ननद को अच्छे घर में जाता देखकर पूरे गांव समाज का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद अपनी मेहनत से बबीता पैसे जोड़कर दर्जी के काम से अपना एक बुटीक खोलती है।